ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बजने को हैं। इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान फिसल गया है। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर यह विमान फिसला है। जानकारी मिल रही है इस दौरान रनवे को हल्का नुकसान हुआ है। कोच्चि से लौट रहा था यह विमान। इमरजेंसी लैंडिंग विमान की हुई है। ये जानकारी इस समय मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान फिसला। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को हल्का नुकसान भी पहुंचा है। कोच्चि से लौट रहे विमान की ये इमरजेंसी लैंडिंग और इस दौरान विमान जो है वो रनवे पर फिसल गया। रनवे को नुकसान हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक बार फिर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। लैंडस्लाइड हुआ है करसोग इलाके में। छियोरा पुल के बिल्कुल नजदीक लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ से नीचे भारी भरकम चट्टान गिरी है और जब ये चट्टान पहाड़ से नीचे गिर रही थी तो फिर देखिए कैसे टुकड़े टुकड़े होकर ये चट्टान नीचे सड़क की तरफ बढ़ी। इसे देखने के बाद जो लोग वहां मौजूद थे उनमें डर और दहशत का माहौल। भारी भरकम चट्टान तेजी से पहाड़ से नीचे गिर रही है। नीचे आते आते कई टुकड़ों में टूट गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था, नहीं तो जान का नुकसान भी हो सकता था। और अब मंडी से लैंडस्लाइड से जुड़ी एक खौफनाक तस्वीर और आपको दिखा देती हूं। मंडी में दवाड़ा फ्लाईओवर है। यहीं पर ये जो लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिरी हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पर ये दवाड़ा फ्लाईओवर बताया जा रहा है और उसी के नजदीक ये लैंडस्लाइड होता हुआ आप देख रहे हैं। कितना ज्यादा मलबा पहाड़ से नीचे आकर गिरा है, तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त भी इन तस्वीरों में वो मलबा पहाड़ से नीचे गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर विसल ब्लोइंग की जा रही है ताकि लोग सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नदी नालों के उफान की दहशत देखने को मिल रही है। शहर में नदी नालों का पानी सड़कों पर बहता नजर आ रहा है। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सिराज इलाका है और यहाँ जरोल और ये जुगाद खड़ है। यहाँ हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। सड़क पर सैलाब उमड़ आया है। लोग जोखिम में जान अपनी डालकर यहाँ से निकलने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। ये इलाके देख रहे हैं आप, मंडी के ये इलाके, और यहाँ हर तरफ पानी ही पानी। पानी की जद में आ गए लोग। बाढ़ बारिश का ये कहर है। नदियाँ नाले उफान पर हैं और जब वो ओवरफ्लो हो रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है पानी रिहायशी इलाकों में आ रहा है। देखिए किस तरीके से ये मंडी के तमाम इलाके जो पानी की जद में। सिराज के जरोल में, जुगाद खड़ में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब बताए जा रहे हैं और कैसे इस पानी के बीच से होकर गुजरने को लोग मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के ही सोलन में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। दहशत है लोगों। यहां वाकना घाट ममली रोड गुरु के पास भारी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद है। वीडियो में आप देखेंगे पहाड़ का एक हिस्सा अचानक भर कर गिरा है। सोलन में सुबह से बारिश हो रही है, इस वजह से भी कई जगह सड़कें बंद हैं। ये देखिए आप कैसे पहाड़ दरक रहे हैं। इसके चलते वाहनों की आवाजाही थम गई है। जेसीबी की मदद से इसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है, नदी नालों से दूर रहें और जरूरी होने पर ही यात्रा करें। तो कैसे पहाड़ दरक रहे हैं इस बार बाढ़ बारिश के मौसम में, तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी नालों का उफान लोगों को डरा रहा है। यहां गढ़ा गुशैनी इलाके में नदी नाले पूरी रफ्तार से बह रहे हैं। एक बार फिर पानी के साथ लकड़ियों का सैलाब यहां बहता दिखा। ये देखिए कैसे बड़े बड़े लक्कड़ हैं, ये पानी में बहते हुए आ रहे हैं। तेज पानी के साथ बड़ी संख्या में ये लकड़ियां, इनके टुकड़े
बहते हुए दिख रहे हैं, जिससे लोग खौफजदा हैं। पानी का तेज बहाव जमीन की कटान कर रहा है। आसपास रहने वाले लोगों को किसी बड़े हादसे का डर सता रहा है। पूरे इलाके में नदी के तेज बहाव का शोर भी सुनाई पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो आनी नदी है वो उफान पर है और इसकी वजह से भी इस इलाके के लोगों में डर है। पूरी रफ्तार से नदी बह रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जरा कैसे आनी नदी का बहाव अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद करने पर आमादा दिख रहा है। नदी का रौद्र रूप देखने के बाद आसपास के लोग तो बस सहमे हुए हैं। लोगों को नदी के उफान से किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, इसीलिए सावधानी बरतें, प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के बाद जरा उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। यहाँ के हल्द्वानी में जो शेर नाला है वो उफान पर है। इसमें बीती रात एक एसयूवी गाड़ी बह गई। इस गाड़ी में 10 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नाले में बही कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे नाला पूरी रफ्तार से बह रहा है। लोग इस नाले में फंसी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने बताया बीती रात बारिश के बाद नदी नाले में उफान आ गया। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील उत्तराखंड में भी की जा रही है। पहाड़ी राज्यों के बाद रुख रेगिस्तानी राज्य राजस्थान का, जहां अजमेर में बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। ब्रह्मपुरी कॉलोनी में इसकी वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अजमेर में फिलहाल बारिश रुकने से पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलों में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी रास्तों से लेकर लोगों के घरों, दुकानों, दफ्तरों में कई कई फीट पानी भरा हुआ है। इसी को देखते हुए लोगों ने अपना सामान जो है वो निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जो ऐसा कर पा रहे हैं। और लोगों की अगर माने तो मूसलाधार बारिश उनके लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। देखिए कैसे लोगों का घर बर्बाद है, घर में पानी घुसा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर शहर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में, जहां आप देख सकते हैं कि कॉलोनी का ये जो एक हिस्सा है, यहाँ पर 1 से लेकर 2-2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। कार और एसी के रिपेयरिंग और वर्कशॉप सेंटर है। ये इसका एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर आप देखिए कि यहाँ पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। और उसके बाद देखिए ये अंदर का ऑफिस है और ऑफिस में पानी ना जाए इसके लिए इन्होंने ये एक फाइबर की शीट लगा रखी थी, लेकिन ये भी कोशिश जो है ये नाकाम साबित हुई है। और अंदर जो है ये जो कमरा है, जो ऑफिस है, देखिए किस तरीके से ये बाढ़ के पानी में लबालब है। चार जी ये बताइए ये हाल कब से है और कितनी दिक्कत हो रही है? 3-4 दिन हो गए भैया, और पानी का इतना असहनीय स्थिति हो गई है कि यहाँ से ना तो घर से सामान लेके जा सकते हैं ना ला सकते हैं। अब गाड़ी भी आए तो कैसे आए, कैसे काम करें, कैसे नहीं करें, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई। उधर बिहार की राजधानी पटना, यहां बाढ़ का संकट गहरा रहा है। हालात ये हैं कि कई गांवों में नदियों का पानी दाखिल हो चुका है। इसकी वजह से पटना में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो पटना का जो दनियावा प्रखंड है, वहां सबसे बुरे हाल देखने के लिए मिल रहे हैं। दर्जनों गांव पानी के आगोश में हैं। कई दिनों से लगातार यहां पानी के स्तर में बढ़ोतरी हो रही, इससे स्थानीय लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कई कच्चे घर इस पानी के बहाव में बह गए। पक्के घरों में पानी भीतर घुसा हुआ है। लोगों में डर है। गांव के लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो गांव छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदियों के किनारे शहर के निचले इलाकों में पानी का स्तर बढ़ गया है। लोगों में डर है, खौफ है। प्रयागराज शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर है सनोती गांव। यहां तो हालात बद से बदतर कह सकते हैं आप। यहां नदियों में उफान की वजह से ये पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। हालत यह है, रोजमर्रा का सामान लेने के लिए भी लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से 26 बाढ़ कैंप बनाए गए हैं, जहां धीरे धीरे लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम
तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से वक्त रहते निपटा जा सके। राहत और बचाव कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। और अब खबर जम्मू कश्मीर के कटरा से। वैष्णो देवी मार्ग पर यहां कटरा में लैंडस्लाइड हो गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। वैष्णो देवी मार्ग कटरा से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर पहला बड़ा पड़ाव बाणगंगा होता है। तो लैंडस्लाइड की जो घटना है वो यहां वैष्णो देवी मार्ग पर बाणगंगा के पास हुई है। आज सुबह करीब 8:45 बजे बताया जा रहा है कि ये मलबा भरभरा कर पहाड़ से नीचे आया है। ये लैंडस्लाइड हुआ है। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले पुराने मार्ग पर यह हादसा हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आकर 4 तीर्थयात्री घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतते हुए यात्रा पर आगे बढ़ने की अपील की गई है। यहाँ एक शेड बना हुआ था, उस शेड को भी नुकसान पहुंचा है। यहाँ जो रेलिंग थी वो रेलिंग का भी एक हिस्सा टूटा है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जेसीबी मशीन मलबा हटाते हुए दोबारा यात्रा मार्ग को खोलते हुए नजर आ रही है। तो 4 यात्री यहां पर घायल हुए जिनका अस्पताल में अब इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हाई टेंशन बिजली के पोल पर यह लड़का चढ़ गया और पुलिस पर आरोप लगाने लगा। तस्वीरें सामने आई हैं नाका इलाके से। ये देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने। यहां मौजूद हाई टेंशन बिजली पोल पर युवक ने चढ़कर काफी देर तक हंगामा मचाया। युवक आरोप लगा रहा था कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बिजली के पोल पर चढ़े युवक को नीचे उतरवाया गया और फिर समझा बुझाकर उसे पुलिस की टीम अपने साथ थाने ले गई। और जब तक युवक बिजली के पोल पर चढ़ा रहा, लोगों की तो सांसें अटकी हुई थीं। मुंबई से सटे कल्याण में एक मंगेतर इस कदर गुस्से से लाल हो गया, उसने अपनी पत्नी का जो महंगा लहंगा है उसे चाकू से फाड़ दिया। दरअसल इस व्यक्ति ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए शोरूम से 32,000 रुपए का लहंगा खरीदा था, लेकिन ये लहंगा इसकी होने वाली पत्नी को पसंद नहीं आया, जिसके बाद ये लहंगा वापस करने शोरूम पर पहुंचा, जहां पर उसने शोरूम मालिक से लहंगा वापस करने और पैसे लौटाने की बात कही। लेकिन शोरूम के मालिक ने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया, जिस पर इस व्यक्ति का तो गुस्सा भड़क गया। इसने चाकू निकाला और इसी चाकू से 32,000 रुपए का लहंगा इसने फाड़ दिया। इस दौरान दुकानदार को भी जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस व्यक्ति की सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने सुमित सयानी नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने। दबंगई दिखा रहा था लहंगे की दुकान पर पहुंचकर। 32,000 का महंगा लहंगा खरीदा, लहंगा मंगेतर को पसंद नहीं आया, वापस करने दुकान पर पहुंचा। शोरूम मालिक ने लहंगा वापस लेने से मना किया तो फिर इसने चाकू निकालकर लहंगा देखिए कैसे चाकू से फाड़ दिया। लुधियाना में एक सरकारी बस के कंडक्टर पर युवती से छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला जब अपनी बेटी के साथ मुक्तसर साहिब से लुधियाना लौट रही थी, तभी बस कंडक्टर ने उसे गलत नजरों से देखा, जिसके बाद महिला ने अपने पति को मौके पर बुलाया। कंडक्टर से पूछताछ करने पर विवाद बढ़ा। कंडक्टर ने अपने साथियों के साथ महिला के पति की पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में थाना बस स्टैंड पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब आगे राजस्थान के भरतपुर आपको लेकर चलेंगे, जहां जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात पिंगोरा गांव के सामने हुई। यहां बड़े भाई विजेंद्र ने कट्टे से गोली मारकर छोटे भाई दौलत को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई राजेंद्र ने बताया कि आरोपी विजेंद्र हाल ही में नौकरी से रिटायर होकर गाँव में रहने आया, जहाँ जमीन को लेकर उसका छोटे भाई दौलत के साथ विवाद हुआ, जिसे बाद में विजेंद्र ने अपने बेटे और एक व्यक्ति के साथ दौलत के घर पहुंचकर उसे मौत के घाट उतार दिया, गोली मार दी उसे। फरार हो गया वो। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी विजेंद्र भी वारदात में घायल हुआ है। फिलहाल अस्पताल में अब उसे भर्ती कराया गया है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई। एक डंपर ने रॉन्ग साइड खड़ी स्कूल वैन में जोरदार टक्कर मार दी। इस स्कूल वैन में 13 बच्चे सवार थे जो इस हादसे में घायल हुए हैं। इन सभी का छिबरामऊ अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की तस्वीर सड़क की दूसरी तरफ जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें कैद हुई है और इसमें साफ दिख रहा है कैसे तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी स्कूल वैन को टक्कर मारी है। अभी देखेंगे आप वो हादसे वाली तस्वीरें और उसके बाद हादसे वाली जगह पर देखिए कैसे लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से कुछ धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। रॉन्ग साइड पर स्कूल वैन और उसी को सड़क किनारे वो खड़ी हुई थी और तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी। देखा आपने तस्वीरें, आपने देखी। वाराणसी में नशे में धुत युवती ने सड़क पर हंगामा कर दिया। पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की। नशे में होने की वजह से युवती ने एक बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई। ये युवती जो है वो नशे में धुत थी। लोगों ने पुलिस बुलाई। पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर युवती ने पुलिस से भी बदसलूकी करना शुरू कर दिया। महिला पुलिस कर्मियों ने इस युवती को काफी समझाया बुझाया पहले, लेकिन ये युवती नशे में धुत थी। महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करने लगी। महिला पुलिसकर्मी की वर्दी इसने पकड़ ली, जिसके बाद देखिए कैसे महिला पुलिसकर्मी ने एक के बाद एक इस युवती को कई थप्पड़ जड़े। ये जो पूरा वीडियो है वो 19 जुलाई का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र में श्रावण मास 24 जुलाई से शुरू होगा और इससे पहले आषाढ़ रविवार के मौके पर पुणे में 5000 किलो चिकन मुफ्त बांटा गया है। ये मुर्गा लेने से पहले रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड दिखाना जरूरी था। कुछ ही देर में भीड़ इस कदर बढ़ गई कि ना तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहा था, ना ही कोई आईडी पूछ रहा था। हर कोई बस मुफ्त चिकन लेने के लिए टूट पड़ा था। भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र में श्रावण मास से पहले गटारी मनाई जाती है, एक ऐसा दिन जब अधिकांश घरों में नॉनवेज पकाया जाता है। देखिए सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर नॉनवेज पकाया जाता है ज्यादातर सभी घरों में। अब ये आयोजन एक ऐसे दंपत्ति की तरफ से करवाया जा रहा था जो पुणे महानगर पालिका चुनाव में उतरने का मन बना रहा है। यानी मुफ्त चिकन बांटकर वोट बटोरने का ख्याल रखा गया, ये कह सकते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में सामने आई चोरी की वारदात। चड्डी गैंग की दहशत इसके बाद फिर पैदा हो गई है। तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बताई जा रही हैं रविवार सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास की। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे आपको चोर नजर आएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। 4 चोर नजर आ रहे हैं। काली टी शर्टें पहनी हुई हैं और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान इन लोगों ने अपने चेहरे नकाब से ढके हुए हैं। चोरों की ये जो तस्वीर है वो यहाँ इस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस इलाके के लोग अब खौफ में हैं। हाल ही में सोलापुर के ही वसंत विहार में, थोबाड़े नगर में, स्वराज्य नगर में, गुलमोहर सोसाइटी में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। इसके बाद अब टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने ये चोर जब सीसीटीवी में कैद हुए हैं तो लोगों के जहन में चड्डी गैंग का डर फिर से एक्टिव हो गया। हालांकि पुलिस इन चोरों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि इतनी चोरी की वारदात होने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी वजह से लोगों में डर और दहशत ज्यादा है। उधर मुंबई में घाटकोपर में कुछ लोगों ने एक महिला पर मराठी बोलने का दबाव बनाया तो वो महिला भड़क गई। महिला ने साफ साफ कहा कि वो हिंदी में ही बोलेगी और इस दौरान काफी देर तक मौके पर महिला और मराठी बोलने का दबाव बना रहे लोगों के बीच तू मैं होती रही। सुनिए। मराठी बोलो।
तो ये जो महिला है इसका नाम संजीरा देवी बताया जा रहा है। घाटकोपर में छोटा सा होटल ये महिला चलाती है। महिला ने बताया कि वो होटल के ऊपर बने घर में जाना चाहती थी। दो लोग रास्ते में खड़े हो गए उसका रास्ता रोककर। उसने हटने के लिए बोला तो फिर ये लोग महिला से मराठी बोलने को कहने लगे और यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। हालांकि जब महिला उनकी मांग के आगे नहीं झुकी तो फिर ये लोग मौका पाकर चुपचाप खिसक लिए, लेकिन इस बीच इनके बीच जमकर तू मैं हुई है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक पत्नी ने अपने पति पर चाकू से हमला किया। पति घायल हो गया। मामला सैलाना तहसील का। महिला के पति पर हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें गुस्से में लाल होकर पति पर चाकू से हमला करती दिख रही है। वीडियो में देखिए, मुस्कान इस महिला का नाम बताया जा रहा है। इसके पति का नाम फिरोज खान है और मुस्कान जो है वो जो रसोई का चाकू होता है, रसोई का चाकू लेकर पति पर हमला करने की कोशिश में नजर आ रही है। मुस्कान के इस हमले में पति फिरोज अपने आप को बचाता हुआ महिला को पीछे धकेलता हुआ नजर आ रहा है। उसके हाथ में चोट भी लग गई है, चाकू का कट लगा है। बाद में मरहम पट्टी के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज इसको लेकर जाया गया, पति को, फिरोज खान को। और ये वीडियो 18 जुलाई का बताया जा रहा है। हमले की तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने मुस्कान के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मुस्कान ने भी अपने पति फिरोज खान के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज करा है। और पति पत्नी के इस झगड़े में देखिए, मासूम बेटी जो है वो किस तरीके से रोती बिलखती नजर आ रही है, मां को पीछे खींचती नजर आ रही है। ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंडी बिजली सबस्टेशन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को इंस्पेक्टर ने धमकी दी और ऐसे में गांव में बिजली न आने से लोग परेशान थे। बिजली की मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। जिन्हें हटाने पहुंचे इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने पहले गांव वालों को समझाया, लेकिन गांव वाले बिजली न आने तक धरना प्रदर्शन पर अड़े रहे। जब तक लाइन नहीं चालू होगी नहीं जाएंगे हम लोग लाइन चालू कर दें, हम लोग चले जाएंगे। गांव वालों की बिजली मांग पर इंस्पेक्टर भड़क गए और गांव वालों को खाकी का रौब दिखाकर धमकाने लगे। बंगतपुर रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, बता दे, रास्ता नहीं मिलेगा, रोजे भागोगे बिना लाइट, बता दे रहे। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट की धमकी का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने गांव वालों से उनका चेहरा पहचान लेने को भी कहा। सुन लो, पहचान लो, नाम जान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करेंगे हम बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे भागोगे, हम बता दे रहे हैं। इंस्पेक्टर के गांव वालों को धमकी देने का वीडियो समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है और योगी सरकार के साथ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में बस्ती की रुधौली तहसील परिसर में जमकर हंगामा हुआ है। समाधान दिवस था। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि के हाथ कागजों का पुलिंदा था, लेकिन उसे अधिकारियों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। कुछ महिलाएं उसे पीट रही थीं। तहसील परिसर में जिस बिल्डिंग में अधिकारी बैठते थे, उसकी सीढ़ियों से प्रधान प्रतिनिधि को एक शख्स पीछे खींच रहा था और कई महिलाएं उसे पीट रही थीं। बिल्डिंग के अंदर समाधान दिवस पर अधिकारी फरियाद सुन रहे थे। वहीं फरियाद लेकर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि की बाहर पिटाई चल रही थी, हंगामा हो रहा था, लेकिन कोई भी अधिकारी बाहर नहीं निकला। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी के दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अधिकारियों के मुताबिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि को पीटने वाली महिलाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगूर गैंग के बाद आगरा से एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दावा किया जा रहा है कि गैंग कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से हो सकता है और इसका संचालन विदेशी फंड से हो रहा है। गैंग की फंड मैनेजर का नाम सामने आया है आयशा उर्फ एसबी कृष्णा। धर्मांतरण एसबी कृष्णा का हुआ, आयशा बनी और यही एसबी कृष्णा उर्फ आयशा गोवा की रहने वाली बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका से जो फंड आता था आयशा ही उसे कंट्रोल करती थी। मैनेज करने का काम आयशा करती थी और फिर ये फंड आगे देश भर में धर्मांतरण करने वालों और लोगों का ब्रेन वॉश करने वालों के खाते में आयशा ही ट्रांसफर किया करती थी। आयशा विदेश से आने वाली फंडिंग को देश भर में बांटने का काम करती थी।
तो छांगुर तो प्यादा है, मतलब असली खिलाड़ी आयशा है। ये धर्मांतरण का जो नेटवर्क है उसी के तार जब खगाले जा रहे हैं तो कई नए किरदार सामने आ गए हैं। इसी के तहत 10 लोगों को गिरफ्तार आगरा से किया गया है। इन्हीं में एक आयशा का पति है जिनके नाम सामने आए हैं। और बड़ी बात यह कि आयशा जो पहले एसबी कृष्णा थी और फिर धर्म बदलकर आयशा बन गई, उसी आयशा के पास विदेशों से जितना चंदा आ रहा था सब इसी के पास आता था। सारी विदेशी फंडिंग यही एसबी कृष्णा उर्फ आयशा मैनेज करती थी और आगे जो पैसा इस एसबी कृष्णा उर्फ आयशा के पास आता था ये देश में धर्मांतरण का जो नेटवर्क है उसे चलाने वालों के पास भेजा करती थी। इसीलिए अब सवाल बड़ा है, छांगुर क्या प्यादा है? असली खिलाड़ी की आयशा है। धर्मांतरण गिरोह की कमांडर आयशा, आईएसआईएस की तरह आयशा के मंसूबे, कनाडा, अमेरिका तक आयशा का ये नेटवर्क, आयशा के इशारे पर करोड़ों की फंडिंग का ये खेल या ये पर्दाफाश आप कह सकते हैं जो अब हो चुका है। और इसमें केंद्र में यही एसबी कृष्णा उर्फ आयशा है। आगरा में धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद पीड़ित सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण गैंग से मुक्त हुई सगी बहनों के पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया, धर्मांतरण गिरोह के लोग पहले टारगेट चुनते हैं, उसके बाद गिरोह के सदस्य अपना काम शुरू करते हैं। सर, कब ये आपको पता चला कि इस पूरे मामले में आपकी दोनों लड़कियां जो हैं वो इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव कर रही हैं? 2021 के अंदर बड़ी बेटी हमारी जो पीएचडी की तैयारी कोचिंग ले रही थी, उसी दौरान उसकी एक मित्र थी अनंतनाग निवासी साइमा और खुशबू, वो यहाँ पे लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट खंडारी पे पढ़ने आई थी और उसके अलावा उसके साथ कोचिंग ले रही थी। उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के साथ ही उसने उसको इस्लाम के प्रति अपने समझाना शुरू कर दिया। इसको पहनने से ये फ़ायदा होता है, बुर्का पहनने से सेफ्टी रहती है। अपने इस्लाम के प्रति सारे उन्होंने अपने नियम कानून सिखाना शुरू कर दिए और इस्लाम कुरान पढ़ने को कहा उसने। जब ये मामला सामने आया तो क्या घर में भी उनका व्यवहार ऐसा ही था? घर में भी क्या वो लोग नमाज पढ़ती थी? एक दिन वो 2021 के अंदर एक दिन वो जम्मू कश्मीर चली गई। इस दौरान हमको अगले 48 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। फिर जब वो वहाँ से हम लेके आए तो उसका बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश हुआ पड़ा था। 1-2 दिन के अंदर ही वो आने को तैयार नहीं थी। फिर वो आ गई तो फिर 4 साल का समय बहुत ज़्यादा हो गया था। उसका हमें लगा बिल्कुल ठीक हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था इस्लाम के प्रति। और उस समय जो हमारी छोटी बेटी थी वो 14 वर्ष की थी, तो 14 वर्ष की थी, तो उसको भी तो एक जिज्ञासा हुई कि ये इस्लाम धर्म में क्या है ऐसा कि उसका हम क्या है। मेरी बड़ी बहन चली गई, जब उसको जिज्ञासा हुई तो उसने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया इस्लाम के प्रति। तो और फिर वो कुछ यूट्यूब से सर्च किया उसने, कुछ उसकी बहन ने उसको समझाया, तो वो भी धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होती चली गई। तो जैसे ही हमारी बेटी छोटी वाली 18 वर्ष की हुई तो उसके बाद दोनों मिलकर तैयारी कर दी जाने। और एक दिन 24 मार्च 2025 को घर से बिना बताए निकल गई। वो सीधे कोलकाता गई कि दिल्ली होके गई? नहीं, वो उस दौरान तो बिना बताए पहले दिल्ली चली गई थी। दिल्ली गए 2-3 दिन वहीं रुकी। वहाँ से उनको 1-2 नंबर मिले तो जिसने रित बनिक जो गिरफ्तार हुआ है उसने कहा कि कलकत्ता आ जाओ, कलकत्ता बहुत सेफ जगह है, यहाँ कुछ नहीं होगा अब इस्लाम। हाँ, क्योंकि वो भी कन्वर्टेड है। जो 10 में से 7 लोग पकड़े गए हैं वो सारे ही हिंदू परिवार के थे और वो कन्वर्टेड हैं। हाँ, और ये अपना उन्होंने अलग ग्रुप बना रखा है, कन्वर्टेड से शादी करेगा, मतलब ऐसा स्टेप का इनका हो जाता। इस बीच उत्तर प्रदेश में मौलाना छांगुर से भी बड़ा धर्मांतरण ये रैकेट है जिसका अब खुलासा हो रहा है। आगरा पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से मेल खाने की बात कही है। तो अब यह खुलासा हुआ कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम बाकायदा ये पूरा सिंडिकेट चला रहा था। आगरा धर्मांतरण रैकेट की अहम कड़ी आयशा, धर्मांतरण गिरोह की महिला कमांडर आयशा, आईएसआईएस की तरह खतरनाक मंसूबे पालने वाली आयशा। गिरोह की सबसे तेज तर्रार सदस्य के रूप में काम कर रही थी आयशा। छांगुर से भी बड़ा नेटवर्क आगरा से धर्मांतरण को संचालित कर रहा था।
और आयशा ISIS की तर्ज पर हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा पाले थी। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। IB और दूसरी एजेंसियां अब इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हैं, लेकिन आयशा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एजेंसियों को पूछताछ में पता लगा है कि आयशा मुजाहिद बनना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक आयशा गोवा में रहकर उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक के नेटवर्क को संभाल रही थी। अपनी पहचान छिपाने के साथ ही विदेशी आकाओं के संपर्क में रहती थी। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के फरमान गिरोह तक पहुंचाती थी। आयशा के इशारे पर ही करोड़ों की फंडिंग का बंटवारा होता था। दिल्ली और लखनऊ के एजेंट भी इस रैकेट से जुड़े थे, जिन्हें आयशा ने करीब 200 करोड़ रुपए दिए थे। मार्च 2025 में आगरा से गायब 2 बहनों की तलाश के दौरान पुलिस को इस गैंग के बारे में जानकारी मिली। आगरा पुलिस ने कोलकाता से दोनों बहनों को बरामद किया था। दाऊद अहमद तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियां धर्मांतरण रैकेट का हर सिरा जोड़ रही हैं। गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में रैकेट के काम करने के तौर तरीकों का भी खुलासा हुआ है। आगरा पुलिस की पूछताछ में SDPI PFI कनेक्शन उजागर हुआ है। ये लोग 3 स्टेप में धर्मांतरण कराते थे और टारगेट को उनके अपनों से दूर रखते थे। पहले स्टेप में एफिडेविट और वीडियो बनवाते थे। दूसरे चरण में नाम बदलवाने का विज्ञापन किसी छोटे अखबार में छपवाते थे। फिर आता था 4 हफ्ते का कूलिंग पीरियड। इस पीरियड के बाद कानूनी चुनौती देना हो जाता था मुश्किल। लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद रैकेट की सारी परतें खुलने लगी। धर्म परिवर्तन को लेके इन अभियुक्त गण के जाल देश विदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, गोवा ये अभियुक्त पकड़ के लाए गए थे। भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहा था सिंडिकेट। मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूजा पाठ के वीडियो लोगों को दिखाते थे। धर्मांतरण के साथ कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। YouTube चैनल बनाकर मूर्ति पूजा के खिलाफ मुहिम चलाते थे। हिंदू मान्यताओं और रीति रिवाज का विरोध करते थे। जांच एजेंसियों को आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो मिले। सिंडिकेट के रहमान के YouTube चैनल पर 1,69,000 सब्सक्राइबर हैं। आगरा के बाद अलीगढ़ में भी धर्मांतरण नेटवर्क की जांच तेज हो गई है। आरोपी उमर गौतम ने अलीगढ़ में भी फैलाया था धर्मांतरण का जाल। 97 महिलाओं की गुमशुदगी एजेंसियां खंगाल रही हैं। लुभावनी नौकरी का लालच देकर वो धर्मांतरण करता था। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा सुशील पांडे से ही जानते हैं जांच अभी तक कहां तक पहुंची है। सुशील, बताइए जरा विस्तार से। जी देखिए, इस पूरे मामले में अगर बात करें आगरा पुलिस की, तो निश्चित रूप से आगरा पुलिस ने कई राज्यों के पुलिस से संपर्क किया है और अब ये पूरे सिंडिकेट को क्रैकडाउन करने के लिए जो आगरा पुलिस है वो आगे बढ़ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि आगरा पुलिस ने इस पूरे मामले में आगे बढ़ने के लिए 3 टीमों को बनाया है जो अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब पीड़ित के पिता से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम जो युवा हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जुमाना, उनके पूरे दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है, उनके परिवार से संपर्क किया जाता है और बाकायदा इंतजार किया जाता है कि अगर कोई उनके घर में नाबालिग है तो उसकी उम्र 18 हो जाए, उसके बाद ये गैंग एक्टिव होता है। उनके परिवार को सोशल मीडिया से जोड़ा जाता है, साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को इस्लाम धर्म की तरफ आगे बढ़ने की तमाम वीडियोस को दिखाया जाता है। जब पीड़ित के परिवार से हमारी बातचीत हुई तो उनके पिता ने यह कहा कि उनकी बड़ी लड़की ने छोटी लड़की से संपर्क किया और छोटी लड़की को भी इस्लाम की तरफ झुकाव के लिए आगे बढ़ाने लगी। ये जो बड़ा सिंडिकेट है वो कहीं ना कहीं विदेश में बैठे हुए तमाम जो आका हैं वो फिलहाल कुछ लोगों को फंडिंग करते हैं और ये पूरा जो सिंडिकेट है वो युवाओं को टारगेट करता है और ये बताता है कि किस तरह से
उनका ब्रेन वॉश किया जाए और किस तरह से उन्हें इस्लाम धर्म की तरफ मोड़ा जाए। जब ये पीड़ित फिलहाल पश्चिम बंगाल से अरेस्ट की गई और जब उसको रिकवर किया गया तो वो बुरके में थी, और अभी उनके पिता ने जब एबीपी न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल में जब उनसे मुलाकात की तो वो इस्लाम मैं जरा सा आपको रोकूंगी सुशील, सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। देखिए ये सब लोगों को सब अरेस्ट करके डिटेंशन कैंप में ले गया है, जेल में भर दिया है। देखिए बांग्ला भाषा में बात करते थे, ये सब लोगों को सब डिटेंशन कैंप में डाल दिया है, बात करते थे। हमारा पास पूरा इंफॉर्मेशन है। ये देखिए पूरा के पाठ पड़ेगा तो 1000 नाम को मेरे को पढ़ना पड़ेगा। उड़ीसा में भी अत्याचार हो रहा है, दिल्ली में जमुना नगर में आप इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, मानविकता और से देखिए কি করে ইলেকট্রিসিটি কাটলেন, কি করে আপনারা পানীয় জল খেতে দিচ্ছেন না, তাদের মুখে আবার বিগ বিগ টক। নির্বাচন আসলে ও ভাই রাজবংশী, ও ভাই মতুয়া ভোট দাও, আর নির্বাচন চলে গেলে তাদের অত্যাচার করো। সবচেয়ে বেশি লোক দলিত তপশিলি। कोलकाता में शहीद दिवस रैली में गरज रही हैं ममता बनर्जी। निशाने पर केंद्र सरकार को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चारों शूटर्स को कोलकाता से लेकर पटना पहुंच गई है बिहार पुलिस, ये आप जानते हैं। और पटना की पुलिस लाइन में फिलहाल इन शूटर्स को रखा गया है। हत्या की साजिश, सुपारी और वजह पुलिस को तलाशनी है। रांची के रास्ते कोलकाता भागा था तौसीफ बादशाह, ये अभी तक जानकारी सामने आई है। और वहीं कोलकाता से ही इन शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। 4 शूटर्स को कोलकाता से गिरफ्तार करके पटना ले आई है बिहार पुलिस। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? पटना लाकर क्या इन शूटर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है और इनके अन्य साथी कितने बाकी जिनकी अभी पुलिस को तलाश है गिरफ्तारी के लिए? शशांक, देखिए पिछले 2 घंटे से छज्जूबाग स्थित इस पुलिस लाइन में मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह, निशु खान, हरीश कुमार उर्फ हर्ष और भीम से जो है वो पूछताछ की जा रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं पुलिस जानने की कोशिश में लगी हुई है कि किसके कहने पे हत्या की। अगर गैंगस्टर शेरू ने अपने गुर्गे के जरिए जो है वो सुपारी दिलवाई तो गुर्गा कौन है, कितनी की सुपारी ली गई, मोटी रकम मिली है जो जानकारी मिल रही है। कितने दिन पहले से हत्या की प्लानिंग की जा रही थी, हत्या का कारण क्या है, हथियार कहां से आया, किन लोगों ने हथियार दिया, इसके अलावा आप लोग कोलकाता क्यों भागे, किन लोगों ने कोलकाता भागने में जो है वो मदद की। इसके अलावा एक संदिग्ध महिला भी पकड़ी गई है। ये जानने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है कि इसका तौसीफ से क्या कनेक्शन है, इसकी क्या भूमिका है। देखिए व्हाट्सएप कॉल जो है वो खंगाले जा रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जो है तेजी से इस मामले में जो है वो आगे बढ़ रही है और पुलिस को ये भी शक है कि गैंगस्टर शेरू जो है उसने ही सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस को शक है कि उसने चंदन के एक करीबी को अपने तरफ कर लिया था, अपने पाले में मिला लिया था और वो व्यक्ति चंदन की पल पल की जो जानकारी है वो दे रहा था उन लोगों को। बहुत धन्यवाद शशांक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर अब जबकि तौसीफ उर्फ बादशाह और उसके बाकी साथी गिरफ्तार हुए हैं, हालांकि कुछ साथियों की अभी भी पुलिस को तलाश है, तो बहुत मुमकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड की असली वजह क्या है, सुपारी किसने दी थी, क्यों चंदन मिश्रा की हत्या हुई या फिर किसने करवाई, ये तमाम सवालों के जवाब अब मिल जाएंगे। 17 जुलाई को पटना में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले शूटर आखिर दबोच लिए गए।
3 दिन के भीतर हत्या में शामिल 4 आरोपियों को कोलकाता एसटीएफ और पटना पुलिस ने पकड़ लिया। पटना से 600 किलोमीटर दूर कोलकाता के आनंदपुर में एक गेस्ट हाउस से इनकी गिरफ्तारी हुई। सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपियों में हत्याकांड का मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह पकड़ा गया है। तौसीफ का मौसेरा भाई निशू खान भी पकड़ा गया। इसी के घर साजिश रची गई। तीसरी गिरफ्तारी हरीश उर्फ हर्ष की हुई है, जो शूटरों को अस्पताल लेकर गया था। हरीश ने ही अस्पताल में चंदन मिश्रा का कमरा शूटरों को दिखाया था। चौथा आरोपी भीम है, जो निशू खान का करीबी है। तो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। निशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। 17 जुलाई को घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग गए थे। कोलकाता से गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच इन लोगों को सड़क मार्ग से पटना लाया गया। झारखंड के रास्ते बिहार में एंट्री हुई। तौसीफ और उसके गैंग को कल से ये डर सता रहा था कि कहीं उनकी गाड़ी न पलट जाए। दहशत में अपराधियों की रात कटी। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक भी लगातार शूटरों को ले जा रही गाड़ी के साथ सफर करते रहे। शूटरों की गाड़ी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटना शहर में दाखिल हुई। चंदन मिश्रा हत्याकांड में कोलकाता में मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता से बाई रोड उनको पटना पुलिस जो है पटना लेकर पहुंच रही है। झारखंड के रास्ते गया होते हुए देखिए लाया गया है। इस वक्त हम जहानाबाद 4 लेन से आगे बढ़े हैं। आगे देखिए जो गाड़ियां जा रही हैं उसी में शूटर है। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 आरोपियों को जो है पटना पुलिस की टीम जो है लेकर आ रही है। देखिए आगे गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। उसी में तौसीफ, उसका रिश्तेदार निशू खान समेत कुल 4 आरोपी हैं। इन लोगों को अभी पटना जो है वो ले जाया जाएगा, कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है इन लोगों से जो है पूछताछ होगी। ट्रांजिट रिमांड पर 48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर जो है कोलकाता से पटना जो है पुलिस की टीम इन लोगों को लेके पहुंच गई है। इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पूछताछ होगी। पुलिस को शक है कि पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू ने अपने गुर्गे के जरिए तौसीफ बादशाह गैंग को हत्या की सुपारी दी। तौसीफ बादशाह पर पहले से ही आर्म्स एक्ट एवं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी चल रहा है। चंदन मिश्रा मर्डर केस में अब तक 9 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार करके कोलकाता से पटना लाया गया। इन सभी आरोपियों की कोलकाता से बाहर भागने की प्लानिंग थी। के रास्ते कहीं बाहर भागने की भी प्लानिंग थी सर? ये आने दीजिए तो ये आने पे स्पष्ट होगा। चंदन मिश्रा हत्याकांड का मुख्य शूटर तौसीफ और बादशाह अपराध की दुनिया में पहले से शामिल है। अपराध के साथ उसका रौब दिखाने के लिए तौसीफ अक्सर रील डाला करता था। मर्डर के वक्त बिना अपना चेहरा छिपाए तौसीफ चंदन के कमरे में दाखिल हुआ और मर्डर को अंजाम देकर बेफिक्र होकर बाहर आ गया। अब पुलिस इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी है ताकि जल्द से जल्द पूरे मर्डर केस से पर्दा उठाया जाए। गुरुवार को हत्या के बाद से पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। जिस तरह से अस्पताल में घुसकर फिल्मी स्टाइल में चंदन मिश्रा की हत्या की गई, उससे कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे पुलिस ने शूटरों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मर्डर का मकसद, हत्या में शामिल हथियार और प्लानिंग से अभी पुलिस को पर्दा उठाना बाकी है। और अब मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान फिसल गया है। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को इससे हल्का नुकसान पहुंचा है। कोच्चि से लौट रहा था ये विमान और इस विमान की यहां मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इसी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया। मुंबई एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आई है। फिलहाल रनवे को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। विमान का कुछ हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कोच्चि से लौट रहा विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये विमान फिसला रनवे पर। मॉनसून का मौसम चल रहा है, रनवे पर खासी फिसलन और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग इस विमान की करवाई गई और विमान रनवे पर फिसला।
गनीमत ये रही कि इस विमान में मौजूद सभी यात्री और क्रू के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को भी हल्का नुकसान पहुंचा है और साथ ही विमान को नुकसान की भी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां आज ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा है। रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान फिसल गया। ये देखिए आप, जो नुकसान पहुंचा है रनवे को वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में जो विमान है उसे भी नुकसान हुआ है और वो विमान को जो नुकसान हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। तो रनवे को भी नुकसान पहुंचा है, विमान को भी नुकसान पहुंचा है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये जो हादसा हुआ है जिसमें किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है, यात्री और सभी क्रू के सदस्य पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद है। वरुण जरा बताइए, बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग किसकी करवाई गई? कोच्चि से ये विमान आ रहा था, क्या मुंबई में इसको लैंड करना था या फिर यहां मुंबई एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है? डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, देखिए कोच्चि से मुंबई की तरफ आने वाला ही ये विमान था, फ्लाइट AI 2744, जो कि लैंडिंग के दौरान, क्योंकि मुंबई में इस वक्त बारिश चल रही है, बारिश बेहद ज्यादा थी और जिस रनवे पे उतरना था उस रनवे पे बेहद ज्यादा पानी था, तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति थी पायलट के लिए। लेकिन जब वहां पर जैसे ही वो लैंड होता है तो वो थोड़ी देर के लिए कुछ कंट्रोल, क्योंकि वहां पर इस तरीके की चीजें, जैसे ही टायर्स लगते हैं रनवे पे प्लेन के, उसी समय वो कंट्रोल थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है, क्योंकि अक्सर पानी के कारण बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। अगर आपको टेक्निकली हम समझाएं तो हाइड्रोप्लानिंग जैसी स्थिति होती है जिसमें पानी और जो टायर्स हैं उसके बीच में कॉन्टैक्ट इतनी अच्छे से नहीं बन पाता है, वो फ्रिक्शन नहीं मिलता है और उसी के कारण ये जैसे ही लैंड हुई फ्लाइट वो रनवे से थोड़ा सा फिसल गई और फिसलने के बाद आप सोचिए वो बाहर की तरफ जाने लगी। और अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में डराने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री को किसी तरह की चोट नहीं है, विमान बिल्कुल ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर रही कि किसी भी यात्री को, क्रू के सदस्य को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं जरा नम्रता के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। तो नम्रता, रनवे पर जब ये विमान फिसला, रनवे को भी नुकसान और विमान को भी नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें भी सामने आ गई। नम्रता जी बिल्कुल, 9:27 पर एयर इंडिया का ये जो प्लेन है वो लैंड हो रहा था और लैंड होते दौरान ये एक तरफ टिल्ट हो गया। जो तस्वीरें देखकर आप समझ सकेंगी कि जो इंजन की तरफ का जो बाहर का हिस्सा है पंखे की तरफ वो टिल्ट हो गया, जिसके बाद रनवे की तरफ जो ग्रास है वहां पर जाकर ये स्लिप हुआ और घास को उखाड़ते हुए आगे गया, जिसके चलते तस्वीर अगर आप देखेंगी तो अंदाजा लगा सकती है कि बाहर के तौर पर जो एयरक्राफ्ट है उसको नुकसान हुआ है। इसमें पूरी तरह से गनीमत यह है कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं है, कोई हताहत नहीं हुई है और तुरंत इमरजेंसी दिखाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर जो ये रनवे है 9:27 उसको बंद कर दिया गया और जो सेकंड रनवे है उसको इमरजेंसी तौर पर शुरू किया गया और तब तक ये रनवे बंद रखा गया जब तक वहां पर पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स चेक नहीं किए गए। सुबह 9:27 की इसकी लैंडिंग थी और लैंडिंग के दौरान क्या कुछ स्थिति हुई, क्या इसके पीछे की वजह है, तमाम एंगल से जो है जांच की जा रही है। जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ पता चल रहा है कि इंजन का जो बाहरी हिस्सा है वो एक तरफ टिल्ट हो गया। टिल्ट होने के चलते जो पंखा है वो स्क्रैच होते हुए आगे बढ़ा और जो ग्रास एरिया है, यानी कि जो रनवे के पास का एक ग्रास एरिया होता है उसके पास जाकर ये घिसा और उसके बाद ग्रास का हिस्सा उछालते हुए जो है वो एयरक्राफ्ट पर आया है और आप देख सकती है कि पूरी तरह से इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्या कि जब रनवे पर पानी भरा हुआ था, क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है जिसकी जानकारी अभी सहयोगी वरुण भी दे रहे थे, बावजूद इसके इस विमान को इसी हवाई पट्टी पर उतरने की क्लियरेंस क्यों मिली, क्यों दी गई ये क्लियरेंस जब पता था कि यहां रनवे पर पानी भरा हुआ है? देखिए रोमाना, रनवे पर पानी नहीं भरा हुआ था, बस लगातार बरसात हो रही है और विजिबिलिटी लो थी। पानी जो भरने की कोई जानकारी जो है वो एयरपोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लैंडिंग के दौरान अगर स्थिति पायलट ने समझी तो वहाँ पे उन्होंने इस तरह का लैंड क्यों करवाया। और आपको बता दें कि जो लैंडिंग के बाद भी वहाँ पर जो इमरजेंसी टीम है उसको पहुँचने में भी थोड़ा सा वक्त लगा। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी गनीमत ये
है कि जो यात्री हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोच्चि से एयर इंडिया की फ्लाइट थी और एयर इंडिया की फ्लाइट्स को लेकर जिस तरह के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी सेफ्टी मेजर्स पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। जो तस्वीरें देखेंगे आप, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि हादसा जो है वो और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना भीषण ये हादसा हो सकता था, क्योंकि जहाज जो है वो पूरी तरीके से एक तरफ झुक गया था और इसी वजह से वो एक हिस्सा जहाज का जिसने जमीन पर, या वो रनवे ही थी क्योंकि नीचे जमीन, तो उस पर रगड़ खाई और जैसे कि हमारे सहयोगी नम्रता बता रही हैं कि वो बराबर में रनवे के जो घास का पैच था उसको भी उखाड़ता हुआ वो आगे बढ़ा। ऐसे में सवाल यह है कि रनवे को भी नुकसान पहुंचा है क्या? ये हवाई पट्टी अभी यहां से उड़ाने विमान भर पा रहे हैं और यहां पर लैंडिंग हो रही है, या फिलहाल इस रनवे को कुछ वक्त के लिए बंद किया गया है? नम्रता, देखिए इस रनवे को फिलहाल बंद किया गया है और जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद जो फ्लाइट की जो केयरिंग टीम है उन्होंने काम शुरू किया, साथ ही रनवे के पैच को भरने का भी काम शुरू किया गया है। बरसात का वक्त है, लगातार जो है सेफ्टी मेजर्स देखे जाते हैं, लेकिन इस दौरान रनवे को नुकसान हुआ है, जिसके बाद इस रनवे को तुरंत ही बंद कर दिया गया। ये एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत एक्शन लिया और ये जो पूरा घास का पैच है उसको लेकर काम करने का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जा रहा है। और एयरपोर्ट पर लगातार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस भी दिया गया कि दूसरा रनवे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लाइट्स को लेकर जो जानकारी आ रही है कि फ्लाइट जो है वो काफ़ी कुछ फ्लाइट जो है वो देरी से भी चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी फिलहाल मुंबई में बहुत लो है। सुबह से बरसात जारी है, मौसम विभाग ने कहा है कि आगे भी बरसात जारी रहेगी, तो ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह की जो हादसे हो रहे हैं उस पर फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लैंडिंग के दौरान अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स थे जिनको यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि तो कोई जांच बिठाई गई है अभी तक? देख रहे हैं कि कोई जांच बिठाई गई है अभी तक? जी देखिए, जो एयरपोर्ट की पब्लिक रिलेशन टीम है उनकी तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले की वो जांच कर रहे हैं। कमेटी बिठाई गई है उसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हर एक एंगल से जांच की जा रही है। जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी टीम होती है, पुलिस टीम होती है, वो मौके पर पहुंची है। उनकी तरफ से जो कैमराज CCTV फुटेज है वो भी देखा जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है ये भी बताया जा रहा है कि जब ये प्लेन टिल्ट हुआ तो हल्की सी चिंगारी निकलते हुए भी दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन एक बड़ा हादसा जो है वो एयर इंडिया का मुंबई में टल गया है। कोच्चि की ये फ्लाइट थी, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा पूरी तरह से लगा सकती हैं कि अगर ये प्लेन और भी ज्यादा टिल्ट होता, अगर वक्त रहते नहीं रुकता, तो ये हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। पूरा एक पैच, जो ग्रास पैच है, उसको उखाड़ते हुए आगे बढ़ाया। देखिए जो पंखा है एयरक्राफ्ट का, उसके ऊपर घास का पूरा पैच उड़कर आ गया। तो आप सोचिए कि कितना जोरदार ये पूरा धक्का लगा है, एक्सीडेंट हुआ है। बहुत शुक्रिया नम्रता इस तमाम जानकारी के लिए। कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो गनीमत ये रही कि सभी यात्री और क्रू के सदस्य सुरक्षित। ABP न्यूज आपको रखे आगे।